Hello, students. Welcome to Bhavya Education. I am your educator Neeti. And in this series, we are discussing your class 8 science, and we have already done with your chapter number 1, chapter number 2, and chapter number 3. और आज हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 को, जो है कंबशन एंड फ्लेम। वो क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। तो मेनली ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि आज के ये चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंबशन। कंबशन होता क्या है, कंबशन होता कैसे है, क्या कंडीशंस कंबशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे अबाउट फ्लेम। फिर फ्लेम में हम देखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, मतलब स्ट्रक्चर्स क्या होता है फ्लेम का। और ये सारी चीज़ों को आज मेनली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम हमारा चैप्टर, हमारा जो सेशन है आज का, उसको हम शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कंबशन के बारे में एंड द कंडीशंस दैट रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। ठीक है, उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। What are the two things that are produced when the substance burn? सबसे पहले हम देखें कि कंबशन की अगर आप बात करते हो तो कंबशन है क्या। तो कंबशन मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर वो बर्न करता है, अगर वो बर्न करता है तो वो ऑक्सीजन में, जो हमारा जो एयर है, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। और उसके साथ रिएक्ट करता है प्लस हीट और लाइट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। कोई भी सब्सटेंस अगर वो बर्न करता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बर्न करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंबस्टेबल सब्सटेंस। और वो बर्न करता है तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबशन। कंबशन के टाइम पे वो अगर हीट और लाइट को क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे सब्सटेंस होंगे कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस व्हेन द सब्सटेंस बर्न? सब्सटेंस अगर बर्न करता है, कंबशन को शो करता है, तो क्या जो दो थिंग्स है, टू थिंग्स है, वो क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। तो हम देखते हैं मेनली क्या प्रोड्यूस होता है। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस क्या बनाता है? एक तो हीट को जनरेट करता है, क्या करता है? हीट को जनरेट करता है। और दूसरा क्या करता है? हमारे लाइट को जनरेट करता है। तो अगर एक सब्सटेंस बर्न करता है, कंबशन को शो करता है, तो आप देखोगे कि मेनली वो क्या करेगा? कंबशन के बाद हीट को जनरेट करेगा और क्या करेगा? लाइट को जनरेट करेगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कंबशन। हमने ये तो देखा कि कंडीशन, जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करता है, कंबशन शो करता है, तो मेनली आप देखोगे कि हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है। पर अभी हम देखें कि कंबशन एक्चुअल में होता क्या है और कैसे सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो आप आगे, व्हाट इज द कंबशन? The process of burning of substance in the presence of air or oxygen with the liberation of heat and light is called as the combustion. जब भी कोई सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, बर्न होता है, और वो क्या करता है? हीट और लाइट को जनरेट करता है, तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंबशन। ठीक है, अब कंबशन के बारे में आगे देखो कि क्या है। अगर एक सब्सटेंस बर्न करता है किसमें? एयर की प्रेजेंस में, तो क्या जनरेट करता है? हीट और लाइट को जनरेट करता है। एयर की प्रेजेंस में मतलब मेनली उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या होगी? उसको रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या करेगा? सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड। अगर हम सब्सटेंस को मेनली कंबशन के हिसाब से हम क्या करते हैं? सब्सटेंस को दो ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो आपने क्या देखा कि अगर एक सब्सटेंस है, अगर उसमें इतनी बर्न करने की कैपेबिलिटी है, अगर वो जल सकता है, उसमें आग लग सकती है, तो ये सब्सटेंस होगा कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न करता है तो वो मेनली क्या करता है? हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस में बर्न तो होने की कैपेबिलिटी है, लेकिन उसकी नीड क्या है? वो बर्न कब होगा? जब प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। तो एयर की प्रेजेंस में कंबस्टिबल सब्सटेंस जब बर्न करता है, जब जल जाता है, जलता है, तो वो हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसको हम कंबशन बोलते हैं। और वो क्या करता है? मेनली हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, और वो क्या करता है? बर्न करता है। और कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम दो ग्रुप में मेनली क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो देखो आप, कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? ये है एक मैच स्टिक। क्या है ये? मैच स्टिक। आप मैच स्टिक्स को जलाते हो तो वो जल जाती है, वो इजीली बर्न कर लेती है। इसका मतलब आप मैच स्टिक को क्या बोलोगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो भी कंबस्शन करने के लिए कैपेबल हो, जो इजीली जल जाते हो, ऐसे सब्सटेंस होंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। Substances that burn in the air or oxygen to produce the heat and light are called the combustible substance. ऐसे सब्सटेंस जो एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, हीट एंड लाइट को जनरेट करेंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। और यही सब्सटेंस को हम एज अ फ्यूल भी बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि इसको हम फ्यूल क्यों बोलते हैं।
और कंबस्टिबल सब्सटेंस में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के फ्यूल्स होते हैं, है ना, उसका हम एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हमारे कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब देखो, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बर्न इन द एयर or oxygen to produce the heat and light are called as the non combustible substance। मतलब ऐसे सब्सटेंस कि अगर आप उसको एयर और लाइट देते हो, एयर और ऑक्सीजन देते हो और उसको बर्न करवाते हो तो वो बर्न नहीं होता है, मतलब वो कंबशन शो नहीं करता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप पेपर है, पेपर को अगर आप बर्न करोगे, पेपर को आप अगर क्या करते हो, बर्न करोगे एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या इजीली आप उस पर एक मैस्टिक लगा के देखोगे तो क्या होगा, वो इजीली बर्न करेगा, हाँ करेगा। तो अगर वो बर्न कर रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बर्न करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर आप उसी साइड में आप देखोगे कि आप स्टोन ले लो, क्या ले लो, पत्थर ले लो, पत्थर में आग लगाओ, लगाओ पत्थर में आग, उसको मैस्टिक लाके उसको जलाने की कोशिश करो, क्या वो जलेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बर्न करे या फिर कंबशन को शो करे। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जो हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसको हम जो कंबशन शो नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लेट अस क्लासिफाई सम मटेरियल्स इनटू द कंबशन एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि आप देखो, ये क्या है, एक मैचस्टिक है, तो ये इजीली जल जाती है, इजीली बर्न कर लेती है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या हुआ, कंबस्टिबल सब्सटेंस हुआ। उसके बाद देखो क्या है हमारा वाटर, वाटर को आप जला पाते हो, पानी को आप कभी बर्न कर पाओगे नहीं, तो ये क्या है हमारा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। उसके बाद क्या है, पेपर, पेपर को आप इजीली जला सकते हो, इजीली आप उस पर क्या कर सकते हो, आग लगा सकते हो, ये क्या है हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसके बाद देखो आप क्लोथ, क्लोथ भी हमारा इजीली आग पकड़ लेता है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस हुआ। उसके बाद देखो सैंड, सैंड हमारी मिट्टी, मिट्टी क्या कंबस्टिबल सब्सटेंस है, नहीं, वो आग नहीं पकड़ती है, तो वो क्या है, एक हमारा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। उसके बाद देखो, अब burning of magnesium ribbon, that magnesium burns to form the magnesium oxide and produce the heat and light। जब आप मैग्नीशियम की जो रिबीन होती है, मैग्नीशियम रिबीन को आप बर्न करोगे तो क्या होगा, मेनली जो मैग्नीशियम रिबीन है ये भी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो इसको आप बर्न करोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, प्लस ये रिएक्ट करेगी और हीट और लाइट को क्या करेगी, जनरेट करेगी। तो जब आप मैग्नीशियम रिबीन को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या करती है, मेनली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम जो हमारा रिबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ ही क्या करता है, हीट और लाइट को भी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबिन को भी क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये इजीली बर्न करता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, साथ ही हमारा हीट और लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके साथ साथ आप देखो दूसरा एक एग्जांपल एक और हम देखें कंबस्टिबल सब्सटेंस का, तो वो क्या है, ये देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ मैग्नीशियम रिबिन। आप देखोगे कि ये मैग्नीशियम रिबिन को हमने क्या किया, बर्न किया, तो ये कंबशन शो कर रही है, ये हमारे ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रही है और ये क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। साथ ही साथ आप देखो कितनी ब्राइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ये ब्राइट लाइट ये प्रोड्यूस करती है, ये हीट को प्रोड्यूस करती है, तो ये क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। उसके बाद देखो दूसरा हम क्या कहते हैं, एक पीस ऑफ कोल लो, क्या लोगे आप, पीस ऑफ कोल लोगे, उसको क्या करोगे, पीस ऑफ कोल को लो एंड पेयर ऑफ टोंग्स को लो एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम। होल्ड द पीस ऑफ कोल, यहाँ पे कोल लिखना है, हाँ, हीट होल्ड द पीस ऑफ कोल विद द पेयर ऑफ टोंग। वो टोंग होता है ऐसा कुछ पकड़ने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टोंग आपने देखा होगा, ऐसा कुछ होगा, फोक लाइक स्ट्रक्चर का जैसा होता है, जिससे आप क्या करोगे, फोक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आप कोयले को क्या करोगे, कोल को पकड़ के रखोगे। होल्ड द पीस ऑफ कोल विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर दी फ्लेम ऑफ द कैंडल, कैंडल के पास लाओ या फिर आप करोगे उसको बंसन बर्नर के पास लाओगे। टोंग की हेल्प से आपने क्या किया, चारकोल को या फिर कोल को लेके आए आप उसको बंसन बर्नर के पास या फिर फ्लेम के पास, तो आप क्या देखोगे कि वी फाइंड दैट द चारकोल बर्न्स इन द एयर। चारकोल क्या करता है, बर्न करने लगता है, यानी कंबशन को शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें क्या मिलेगा हमको, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा एंड वी नो दैट द कोल टू बर्न्स इन एयर एंड प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनाएगा, क्योंकि चारकोल, चारकोल आपको पता है मेनली कि किससे बना होता है, उसमें क्या होता है, मेनली कार्बन। ये जो कार्बन है हमारा, जब इसको आप बर्न करोगे, जब ये कंबशन को शो करेगा, तब क्या होगा, जब ये जो एयर में, ये एयर के साथ रिएक्ट करेगा, एयर में जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, हमारा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। साथ ही क्या करता है, हीट और लाइट को भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आप देखोगे कि हमारा जो चारकोल है इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, कंबशन को शो करता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अब हमने देखा कि कौन सा जो मतलब कंबशन है क्या और
किस चीज़ों के किसकी बेस पे हम कोई सब्सटेंस को कंबस्टिबल बोलते हैं या फिर नॉन कंबस्टिबल बोलते हैं, कौन सा सब्सटेंस जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, जो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, कौन सा है जो हीट और लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके हिसाब से आपने देखा कि कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं। अब आप देखो कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो हमेशा ही मतलब जल ही जाए, कभी भी जल जाए, कैसे भी पड़े हो तो जल जाए, नहीं। हर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तभी वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्या करता है, कंबशन को शो करता है। मतलब कि आप देखो कि अगर आपने माचिस की जो काड़ी होती है, माचिस जो होता है मैच स्टिक, उसको आप क्या ऐसे ही पड़े रखते हो तो क्या वो जल जाता है, वो बर्न हो जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी एक कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है, उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक जो हमारी माचिस है, पड़ी हुई माचिस है, वो कभी जलेगी नहीं। लेकिन जब उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी तो माचिस क्या होगी, कंबशन को शो करेगी। वैसे ही आप पेपर देखो, पेपर को आप अगर ऐसे ही पड़ा रखोगे क्या पेपर जलने लगेगा? नहीं। पेपर कब तक नहीं जलेगा, जब तक उसकी जो कंडीशन है, उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन है वो फुलफिल नहीं होगी, तब तक पेपर क्या करेगा, कंबशन को शो नहीं करेगा। तो कंबशन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तभी एक सब्सटेंस क्या करता है, कंबशन को शो करता है। तो सबसे पहले आप देखो प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ द कंबशन। कंबशन होने के लिए एक सपोर्टर की प्रेजेंस जरूरी होती है, और वो सपोर्टर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। adequate supply of the supporter of the combustion oxygen is essential for the combustion। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपने यहाँ पे क्या देखा, इतनी बातों में आपने क्या देखा कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो क्या करता है, एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। हमेशा यही हमने देखा अभी तक कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे मैग्नीशियम रिबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड चारकोल क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे सारे सब्सटेंस जो है जब एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तभी क्या करते हैं, कंबशन को शो करते हैं। तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है क्या है, एसेंशियल है। एसेंशियल है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है ये अभी हम आगे देखते हैं। पर हर एक जो सब्सटेंस है, हर एक जो प्रोडक्ट है जो कंबशन को शो करता है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, टेम्परेचर होता है। पर्टिकुलर क्या होता है, अपना एक टेम्परेचर होता है। उसी टेम्परेचर पे आने के बाद, उसी टेम्परेचर पे आने के बाद एक पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, कंबशन को शो करेगा। और वही टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कोई भी जो सब्सटेंस है उसको बर्न करने के लिए, उसको कंबशन को शो करने के लिए उसका एक अपना टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर पे आने के बाद वो कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या करेगा, बर्न करने लग जाएगा, कंबशन को शो करने लग जाएगा। द टेम्परेचर इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। उसी को हम क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता है तब तक क्या होता है, वो सब्सटेंस बर्न नहीं करता, मतलब कि वो कंबशन को शो नहीं करेगा। जैसे ही अपने टेम्परेचर पे गया, इग्निशन टेम्परेचर पे गया, वो क्या करने लगेगा, बर्न होने लगेगा। तो उसी टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। तो वैसे ही जैसे ऑक्सीजन इज एसेंशियल, अपना जो सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर भी उतना ही क्या है, रिक्वायरमेंट होता है, इतना ही रिक्वायर्ड होता है। A substance starts to burn only after it has attained a certain minimum temperature। उसी के बाद वो क्या करने लगेगा, बर्न करने लगेगा। So the temperature at which a particular substance burn is in the presence of air is called as the ignition temperature। तो जो टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस बर्न करने लगे उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का हम क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे आने के बाद वो क्या करेगा, कंबशन को शो करेगा। उसके बाद a substance cannot catch a fire if its temperature is lower than its ignition temperature। अगर एक सब्सटेंस का जो इग्निशन अगर एक सब्सटेंस क्या है, कैच फायर कब तक कैच नहीं करेगा, जब तक उसका जो टेम्परेचर है क्या है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है। कब कब क्या है, इसके इग्निशन टेम्परेचर से अभी कम है, तो क्या होगा, सब्सटेंस जो है वो फायर को कैच नहीं करेगा। और जैसे ही वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे रीच करेगा वो क्या करेगा, बर्न कर जाएगा। क्या करेगा, बर्न करेगा। ओके उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ जो सपोर्टर है कंबशन के लिए, जो प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर है मतलब ऑक्सीजन है, ये इतना एसेंशियल है। तो हम इसकी एक एक्टिविटी देखते हैं कि भाई ये कितना इतना एसेंशियल कैसे है। तो और ये कैसे काम करता है, देखो। टू प्रूव दैट द एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। हाँ एयर नेसेसरी है, मतलब ऑक्सीजन नेसेसरी है कंबशन के लिए। इसके लिए हम एक्टिविटी देखते हैं। तो क्या है ये एक्टिविटी, देखो।
फिक्स अ कैंडल, हमने क्या किया, ये कैंडल को यहाँ पे वुड पे क्या किया, फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम करेंगे लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम। अब हम कैंडल को लाइट किया मतलब जलाया, और हमने क्या किया, ये फ्लेम को ऑब्जर्व किया। तो आप देखोगे कि जो कैंडल है ये इजीली फ्लेम कर रही है, इजीली क्या कर रही है, ये फ्लेम दे रही है, बर्न कर रही है ना। क्यों? क्योंकि एडिक्यूट अमाउंट मतलब फुल अमाउंट ऑफ क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, फुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अच्छे से क्या करेगी, ग्लो फ्लेम देगी, मतलब कि ये बर्न करेगी, है ना। तो देखो क्या है, द कैंडल बर्न स्मूथली बिकॉज ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर। एयर की सप्लाई में, ऑक्सीजन की सप्लाई में क्या करेगी, अच्छे से बर्न करेगी। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नाउ टेक द ग्लास चिमनी। अब आप क्या करोगे, ग्लास चिमनी को लोगे, है ना, क्या करोगे, ग्लास चिमनी को लोगे और उसको कैंडल को उससे कवर कर दोगे, है ना, क्या करोगे, कवर कर दोगे, प्लेस इट अराउंड द कैंडल। उसके बाद आप क्या देखोगे, ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम केयरफुली। आप ये कैंडल की फ्लेम को फिर से ऑब्जर्व करोगे, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि जो हमारी फ्लेम है, द कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स एज देयर इज अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है वो एयर का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये फ्लिकर करेगी, मतलब ऐसे 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 होने लगेगी। तो ये क्या हो रही है, अभी एकदम स्टेबल नहीं है ये फ्लेम, है ना। तो ये क्या होगी, फ्लिकर करने लगेगी, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई है ये क्या हुआ है, कम हुआ है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, नाउ द प्लेस द कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द चिमनी। अभी चिमनी है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड को रखेंगे, और उसके बाद हम फ्लेम को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देखो क्या हो रहा है चेंजेस। अब हमने क्या किया, चिमनी ली, ग्लास हमारा ये जो ये था, इमली ली, उसके ऊपर ये रखा, अब उसमें हमने क्या रखा, ये कार्डबोर्ड रखा, है ना। तो क्या करेंगे, द कैंडल फ्लेम इज पुट ऑफ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर इज कंप्लीटली कट ऑफ। तो आप क्या देखोगे, हमने जब एक कार्डबोर्ड को इसके ऊपर रखा, तो जो चिमनी थी ये क्या हो गई, बुझ गई। ये जो हमारी ये थी, क्या बोल, सॉरी चिमनी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हमारी कैंडल, कैंडल क्या हुआ, पूरा खत्म हो गया, मतलब कि ये बुझ गया। अब इसमें आपको कोई भी फ्लेम नहीं दिखेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो एयर का जो सप्लाई था, एयर जो मिल रही थी उसको फॉर द कंबशन, वो क्या हुई, कंप्लीटली कट ऑफ हो गई। उसकी वजह से जो हमारी कैंडल थी वो क्या हो गई, अब बर्न नहीं कर रही है ना। तो ये इसलिए, इससे हमने क्या देखा, इससे हमने देखा कंक्लूजन, एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। कंबशन के लिए क्या है, एयर नेसेसरी है। क्योंकि आपने देखा था कि जब हमने कार्डबोर्ड नहीं रखा था और इसको ओपनली ऐसे रखा था, तो सब दूर से उसको अच्छा खासा एयर मिल रहा था। एयर की प्रेजेंस में क्या कर रही थी, वो अच्छे से बर्न कर पा रही थी। जैसे ही आपने कार्डबोर्ड रखा था, आपने देखा कि क्या हुआ, एयर का सप्लाई कम हुआ, एयर का सप्लाई खत्म हुआ, और इससे हमारा जो ये कैंडल है वो अब बर्न नहीं कर रहा है। तो आपने देखा इससे कि क्या है, एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, टू प्रूव दैट द इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। हमने देखा कि सब्सटेंस जब तक बर्न नहीं करता है, जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है। जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कंबशन को शो करेगा। उससे पहले अगर उसका टेम्परेचर नीचे रहता है, कम रहता है इग्निशन टेम्परेचर से, तो क्या करता है, कंबशन को शो नहीं करता है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए भी हम एक एक्टिविटी देखते हैं, उसमें क्या होता है हम देखते हैं आगे। अब क्या करोगे, टू पेपर ग्लास लोगे, आप क्या करोगे, टेक टू पेपर कप्स। क्या किया आपने, दो पेपर कप लिए, ठीक है, उसको आपने क्या किया, अच्छे से होल्ड करके इसे इसके साथ अटैच किया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दो पेपर कप लिया, fill the one cup half with the water and keep other one empty। अब आप क्या करोगे, एक कप है उसमें पानी भरोगे, दो कप्स लिए आपने, एक कप में आप हाफ ग्लास पानी भर दोगे और दूसरे कप को क्या रखोगे, खाली रखोगे। और उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, देखो आपने इसमें पानी भरा, इसको आपने क्या किया, खाली रखा। Take two spirit lamp and hold the two paper cups, one empty and other half. Fill above the flame and carefully. Above and the flame carefully. मतलब क्या किया आपने, कप लिया, एक में पानी भरा, एक को खाली रखा, अब क्या करा हमने, फ्लेम लगाया नीचे, क्या किया, बर्नर से उसको फ्लेम दिया। अब आप देखोगे, अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ग्लास को, इग्निशन टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, मतलब कैसे एसेंशियल होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो हमारा ये जो पानी वाला जो ग्लास था, जो हमारा ये था जिसमें पानी नहीं था, जो पेपर ग्लास था खाली था जिसमें पानी नहीं था, वो क्या होगा, इजीली बर्न कर जाएगा, क्या होगा, इजीली बर्न कर जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हुआ, फटाक से अपने इग्निशन टेम्परेचर पे रीच कर गया। जैसे वो इग्निशन टेम्परेचर पे रीच करेगा, वो क्या करेगा, बर्न करने लगेगा, कंबशन को शो करने लगेगा। वहीं पे आप देखो दूसरा ग्लास, एम्प्टी कप कैचेस द फायर। एम्प्टी कप क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा, फटाक से क्या करेगा, बर्न करेगा। उसके बाद दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द टेम्परेचर ऑफ एम्प्टी पेपर कप राइजेस फास्ट। इसका कप में कुछ नहीं है, तो ये क्या फटाक से अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आ जाएगा, एंड टिल द स्टेज व्हेन इट कैचेस द फायर।
उसके बाद वाटर वाले कप में क्या हुआ, वाटर वाले कप में क्या हुआ देखो, इन केस ऑफ द पेपर कप विद द वाटर दैट द टेम्परेचर डज नॉट राइज। अभी क्या होगा, अभी ये पेपर में क्या है, ये कप में क्या है, पानी है। आप जैसे ही इसको टेम्परेचर देते हो, आप इसको फ्लेम दोगे तो क्या होगा, ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा, इसके अंदर क्या है, पानी। पानी क्या कर लेता है, उस जो पानी क्या कर लेता है, उस वाटर को ये जो हमारा फ्लेम है, इससे जो हीट निकल रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी ले लेता है। तो अब क्या होगा, पानी बॉईल करने लगेगा, पानी गर्म होने लगेगा, लेकिन क्या होगा, हमारा कप जो है वो बर्न नहीं करेगा। एंड द वाटर एब्जॉर्ब द हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब करके खुद गर्म होने लगेगा एंड डज नॉट कैच द फायर। इससे क्या होगा, हमारा जो कप है वो फायर को कैच नहीं करेगा। अब जब पानी इवापोरेट होने लगेगा, जब पानी खत्म होने लगेगा, तब जाके हमारा कप क्या होगा, बर्न करने लगेगा, तब वो कंबशन को शो करेगा। लेकिन जब तक इसमें पानी है तो पानी बॉईल होता रहेगा, बॉईल होता रहेगा, लेकिन हमारा जो ये कप है ये क्या होगा, इस अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा नहीं, और नहीं पहुंचने की वजह से ये क्या होगा, बर्न नहीं होगा, यानी कंबशन को शो नहीं करेगा। तो इससे हमने क्या देखा, substances cannot catch the fire if its temperature is lower than the ignition temperature। वो जब तक फायर इसको फायर कैच नहीं करेंगे, जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। Does a matchstick burn by itself? How does it burn? जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो क्या ऐसे पड़े पड़े बर्न होने लगते हैं, कंबशन को शो करते हैं नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक उनकी रिक्वायरमेंट जो है कंबशन की वो फुलफिल ना हो, तब तक कोई भी सब्सटेंस कंबशन को शो नहीं करेगा। तो वैसे ही आपने देखा है हमारे घरों में मैचस्टिक जो होती है, माचिस जो होती है वो पड़ी होती है, तो क्या वो पड़ी पड़ी बर्न करती है, नहीं। क्यों, क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसका एक रीजन है। No, a matchstick does not burn by itself. It require a external activation. हर एक चीज को, हर एक सब्सटेंस को बर्न होने के लिए एक एक्टिवेशन की जरूरत होती है। इसमें आप देखोगे एक एक्सटर्नल एक्टिवेशन की जरूरत होगी, उसको नीड होगी। तो अ मैचस्टिक नीड्स अ स्पेसिफिक एक्टिवेशन प्रोसेस, फ्रिक्शन एंड हीट टू इग्नाइट। क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन और हीट की उसको नीड होगी। मतलब आप क्या होगा, देखो आप, ये क्या है, मैचस्टिक का जो बॉक्स है वो है ये क्या है, हमारा मैचस्टिक बॉक्स है, ठीक है। ये हमारी मैचस्टिक है, क्या है, हमारी मैचस्टिक, ठीक है। अब जब ये मैचस्टिक को आप ये बॉक्स के ऊपर रब करोगे, इससे जब आप ये रब करते हो इसके ऊपर, तो एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या होता है, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये फ्रिक्शन और ये हीट जब दोनों मिलते हैं, जब फ्रिक्शन जनरेट होता है उससे हीट प्रोड्यूस होती है। जब ये हीट और फ्रिक्शन मिलते हैं तब जो अपनी मैचस्टिक है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचती है। क्या होता है, जब आप मैच बॉक्स के ऊपर जब माचिस को क्या करते हो, रब करते हो, उसके जो रफ सरफेस है, बॉक्स का जो रफ सरफेस उस पर रब रब करते हो, तब क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट से जो हमारी मैचस्टिक है वो क्या होती है, अपने इग्निशन टेम्परेचर पे जाती है। जैसे वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे जाती है तो वो क्या करती है, इग्नाइट होती है, यानी कंबशन को क्या करती है, शो करती है। और जब तक आप उसको रब नहीं करोगे, वो ऐसे ही पड़ी होगी, तो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं जाएगी। टेम्परेचर पे नहीं जाएगी तो वो कैसे कंबशन शो करेगी, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, उसको एक एक्सटर्नल एक्टिवेशन की जरूरत होती है। एक्टिवेशन हमने कैसे दिया, बाय द फ्रिक्शन एंड हीट। कैसे दिया, फ्रिक्शन एंड हीट से दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि क्या है, ये हमारी माचिस है, मैचिक है। अब देखो क्या है इसमें कंपोनेंट देखते हैं कि ऐसा तो क्या होता है उसके अंदर कि हमने फ्रिक्शन तो किया, हीट भी दिया, लेकिन कौन सा सब्सटेंस वो एकदम से आग पकड़ लेता है या फिर अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो आप देखो कि माचिस जो होती है, मैचिक जो होती है, उसका हेड जो होता है ना, ये वाला, इसमें क्या होता है, कंटेन अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स, टिपिकली पोटेशियम क्लोरेट, फिर हमारा रेड फॉस्फोरस एंड सल्फर एंड अदर मटेरियल्स। ये इसका जो हेड होता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट होते हैं, रेड फॉस्फोरस होता है, सल्फर एंड अदर मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। द रेड फॉस्फोरस इज द की टू इग्नाइटिंग द कंबशन। मतलब कंबशन के लिए आप देखोगे मेनली क्या रिस्पॉन्सिबल है, हमारा रेड फॉस्फोरस। जब उसको आप ये देते हो, फ्रिक्शन देते हो, तो वो एकदम से क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। और वुडन स्टिक और द कार्डबोर्ड जो होता है, इट इज द फ्यूल फॉर द फायर वंस इग्नाइटेड। जब हम ये इग्नाइट हो जाता है, ये इग्नाइट हो जाता है, ये जो वुड होती है ये क्या करती है, फ्यूल का काम करती है। मतलब फर्दर इसको क्या करवाती है, जलवाती है, जलता है ये फर्दर, उसकी वजह से बर्न करता है, ठीक है। तो मेन आप देखोगे क्या है, इसमें रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, जो इग्निशन के लिए क्या होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। Why do you have to use the paper or the kerosene oil to start the fire in wood or coal? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको पेपर का यूज या फिर केरोसिन का यूज क्यों करना पड़ता है, आपको अगर वुड या फिर कोल में फायर करना हो, आग लगाना हो। तो आप देखोगे कि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हर जो सब्सटेंस होता है उसका अपना एक टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर।
उसी पे जाके वो क्या करता है, बर्न करता है। तो आप देखोगे कि सारे जो सब्सटेंस है उसका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होगा, किसी का ज्यादा तो किसी का कम, है ना। जैसे कि आप बोलो मैजिक होता है हमारा, फिर पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, फिर हमारा एलपीजी गैस हुआ, ये क्या होता है, इजीली फटाक से बंद कर जाते हैं। अगर ये फटाक से बंद कर रहे हैं, एकदम फटाक से इजीली बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इनका इग्निशन टेम्परेचर वो क्या है, कम है। यानी क्या है, एकदम फटाक से ये क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। लेकिन आप बात करोगे वुड की बात करोगे या फिर कोल की बात करोगे, तो इसको आप देखोगे आप इजीली इसको बर्न नहीं कर पाओगे। या आप क्या एक माचिस की तीली से इसको बर्न कर पाओगे, नहीं। आपको अगर वुड को जलाना हो, लकड़े को जलाना हो, तो आप हो सकता है उस पर पेपर को डालोगे या फिर आप केरोसिन को डालोगे, उससे क्या होगा, वो इजीली बर्न, उसके बाद वो जाके इजीली बर्न करेगा। लेकिन आप सिर्फ तीली से, माचिस की तीली से उसको बर्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमने क्या पूछा है यहाँ पे, ये क्या है, पिक्चर ऑफ वुड है। आप देखोगे ये वुड का पिक्चर है, इसमें हमने क्या किया है, इसको बर्न किया है, ये कंबशन शो कर रहा है। लेकिन ये क्या होता है कि इसको हम केरोसिन या फिर पेपर से क्यों बर्न करवाते हैं। वुड एंड कोल डू नॉट इग्नाइट इजीली ऑन देयर ओन बिकॉज दे रिक्वायर द हाई इग्निशन टेम्परेचर टू कैच द फायर। मतलब फायर को कैच करने के लिए इनका जो इग्निशन टेम्परेचर ये काफी ज्यादा होता है, जब जाके ये क्या करते हैं, कंबशन को शो करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं या फिर हम पेपर का यूज करते हैं फॉर द बर्निंग ऑफ द वुड और दी कोल। समझे? तो इसी वजह से होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पेपर एंड द केरोसिन ऑयल हैव द लो इग्निशन टेम्परेचर कंपेयर टू द वुड एंड कोल। पेपर हमारा इजीली बर्न हो जाता है, हमारा केरोसिन इजीली बर्न हो जाता है, ऐसे ही हमारा एलपीजी इजीली बर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है ये कम है, ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। दिस मीन्स दे कैच द फायर मोर इजीली एंड क्विकली व्हेन एक्सपोज टू द स्पार्क और द फ्लेम। एक जरा सा स्पार्क लगाओ, जरा सा फ्लेम लगाओ, ये क्या होंगे, बर्न हो जाएंगे। दिस मटीरियल एक्ट एज अ ब्रिज ट्रांसफरिंग द हीट टू द वुड और द कोल। और ये ब्रिज का काम करते हैं और ये हीट को ट्रांसफर करते हैं टू द वुड और दी कोल। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं फॉर द बर्निंग ऑफ द वुड एंड कोल। उसके बाद when the clothes of the person catch the fire, the person is covered with the blanket to extinguish the fire. Why? दी फायर बाय। तो आप देखो कि अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग गई है, कोई ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, किसी इंसान के कपड़ों में आग लग गई, तो उसको अगर हम मतलब उस फायर को कट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ब्लैंकेट से क्या करवाते हैं, पूरा रैप कर देते हैं ब्लैंकेट से। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है ना, ऑक्सीजन के सप्लाई को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। कि जैसे आपने देखा कि फायर जो होता है, बर्न करने के लिए कोई भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन क्या होता है, नेसेसरी होता है ना। तो अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दे, तो क्या फायर होगा, बर्निंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फायर नीड्स दी ऑक्सीजन टू बर्न। बाय कवरिंग दी पर्सन विद द ब्लैंकेट यू ब्लॉक द ऑक्सीजन सप्लाई टू द फ्लेम्स एंड इफेक्टिवली एक्सटिंग्विश दी एक्सटिंग्विश देम। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ब्लैंकेट से कवर करके उसका जो सप्लाई है ऑक्सीजन का, उसको क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं। एंड कंटेनिंग द फायर, अब देखो द ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ द फ्लेम। और ये जो हमारी फ्लेम जो है, फायर जो है वो स्प्रेड होती है, तो ब्लैंकेट के कवर करने से हम क्या करते हैं, उसको भी कट कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। द प्रिवेंट देम फ्रॉम द रीचिंग द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी और नियर बाय फ्लेमेबल मटीरियल्स। कोई फ्लेमेबल मटीरियल पड़ा हो उससे या फिर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि उसको फैलने से क्या करते हैं, बचाते हैं। Okay, so combustible substance cannot be fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. The substances which have very low ignition temperature can easily catch the fire with the flame are called as the inflammable substances. मतलब ऐसे substance जो easily fire को catch कर ले, एक जरा से चिंगारी लगाने पे भी अगर वो क्या करे, ये अपना बर्न करने लग जाए, तो वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। जिसके एग्जांपल में क्या है, हमारा पेट्रोल है, अल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी है, डीजल है, ये सारे हमारे एग्जांपल्स है इन्फ्लामेबल सब्सटेंस के, जिसका जो टेम्परेचर इग्निशन वो कम होता है और वो इजीली क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ कंबशन। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कंबशन। अभी हमने क्या देखा, कंबस्टिबल सब्सटेंस देखे, नॉन कंबस्टिबल देखा, और उसमें जो पर्टिकुलर हमने देखा कि किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी कंबशन। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कंबशन, उसके बाद हम फायर कंट्रोल देखेंगे और उसके बाद हम क्या देखेंगे, फायर कंट्रोल। ओके, अब देखते हैं
टाइप ऑफ कंबशन, कंबशन कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले आप देखो रैपिड कंबशन, जो फटाक से हो जाता है कंबशन, उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। उसके बाद दूसरा है हमारा एक्सप्लोसिव कंबशन, एक्सप्लोसिव कंबशन। और थर्ड है हमारा क्या? स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, तो सबसे पहले देखो रैपिड कंबशन क्या होता है। तो रैपिड कंबशन में क्या है देखो, when a combustible substance burns fast to produce the heat it is called as the rapid combustion। जितना जल्दी वो वो करेगा, बर्न करेगा, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? रैपिड कंबशन। जैसे कि आपने हमारे घरों में देखा है एलपीजी का हम यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो हम जब उसका यूज करते हैं हम क्या करते हैं? हमारे गैस के नॉब को जस्ट चालू करते हैं, लाइटर लगाते हैं, तुरंत से आग निकलने लगती है, तुरंत से वो क्या करने लगता है? बर्न करने लगता है। इसीलिए हम एलपीजी को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रैपिड कंबशन। ये क्या बोलेंगे हम इसको? रैपिड कंबशन, कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन ऑफ एलपीजी। उसके बाद एक्सप्लोसिव का देखो, एक्सप्लोसिव कंबशन में देखो क्या होता है, व्हेन द मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स इज बर्न कंप्लीटली। जब बहुत सारे कंबस्टिबल मटेरियल जो हमारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं और वो एकदम से जब बर्न करने लगते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लोसिव कंबशन। मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इज बर्न कंप्लीटली इन द एयर एट अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक्सप्लोसिव कंबशन टेक प्लेस। मतलब थोड़े से कम, जैसे आप क्रैकर्स देखते हो ना, हमारे फटाके होते हैं दिवाली के टाइम या फिर कोई भी ओकेशंस पे, हम जब इवेंट्स पे जब हम फटाके फोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? कंबस्टिबल जो सब्सटेंस होते हैं ना, अलग अलग उसके मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है जब जैसे ही हम उसको बर्न करते हैं ना, तो एकदम से धड़ाका होता है। मतलब कि सारे के सारे जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है एकदम से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं? बर्न करते हैं। बर्न करते हैं इसलिए क्या होता है? हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है, साथ साथ क्या होता है? साउंड भी जनरेट होता है। क्योंकि सारे के सारे जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है एक साथ क्या होते हैं? एकदम से वेरी फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं? बर्न करते हैं, कंबशन को शो करते हैं। यही है कि एक्सप्लोसिव का एग्जाम्पल है ये हमारा फायर क्रैकर्स। when the crackers are ignited, जब हम क्रैकर को इग्नाइट करते हैं तो वो कौन सा है? एक्सप्लोसिव। हमारा एक्सप्लोसिव क्या है? कंबशन का एग्जांपल है। उसके बाद देखो हमारा थर्ड इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस केचेस फायर इवन एट द रूम टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस कंबशन टेक प्लेस। अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्या बोलेंगे हम उसको? स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल क्या है हमारा? burning of the white phosphorus, burning of white phosphorus is the example of spontaneous combustion। उसी के साथ साथ आपने फायर फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है ना। तो जंगलों में जो आग लगती है, फॉरेस्ट फायर जो होता है, वो हम खुद तो नहीं करते उसको, है ना, हम खुद उसको नहीं करते। तो उसमें क्या होता है कि समर का जो सीजन होता है, जब एकदम हीट ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो ये जो फायर जो ग्रासेस होती है, इनका क्या होता है? ये इतनी गर्मी की वजह से इनका जो टेम्परेचर ये क्या होता है? बढ़ जाता है। इनका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही अपने इग्निशन टेम्परेचर पे जाते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने आप जलने लग जाते हैं। और क्या करते हैं? जलने लग जाते हैं। ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हॉट ऑफ समर एट द सम प्लेसेस ड्राई grasses catches the fire from the grass and it spread to the tree and soon whole the forest on the fire। उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे ग्रास से क्या होता है? ट्री पे जाता है, और ट्री से आप देखोगे कि क्या हमारा जो पूरा जो फॉरेस्ट है वो क्या होता है? जलने लगता है। तो ये भी आप एक तरह से देखोगे कि स्पॉन्टेनियस जो हमारा कंबशन है उसी का ये क्या है? एग्जाम्पल है। उसके बाद फायर कंट्रोल। अब फायर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ फायर एक्सटिंग्विशर वर्क, वी फर्स्ट नीड टू नो अबाउट फायर। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फायर के बारे में जानना पड़ेगा। सो 3 थिंग्स मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फायर। फायर लगने के लिए 3 चीजों की हमें क्या होगी? नीड होगी, जरूरत होगी। अगर ये चीजें सेम टाइम पे अगर प्रेजेंट होगी तो वहां पे जरूर 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 क्या होगी? आग लगेगी। देखो, इनफ ऑक्सीजन का सस्टेन होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। हमने देखा कि फायर लगने के लिए, बर्न होने के लिए, कंबशन को शो करने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है। तो ऑक्सीजन होना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर पे हर एक सब्सटेंस अपना पहुंचना चाहिए। उसी के बाद हम देखेंगे क्या कि फ्यूल होना चाहिए। भाई तुम किसी को जला रहे हो, किसी को बर्न कर रहे हो, तो फ्यूल तो होना चाहिए ना, कि जिसको तुम जलाओगे, जो सब्सटेंस होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस तो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर तुम ऑक्सीजन भी रखोगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी सब्सटेंस का होगा, लेकिन वो बर्न ही नहीं होगा, फ्यूल ही नहीं होगा, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वही प्रेजेंट नहीं होगा, तो फायर कैसे होगा? तो ये तीनों चीजें हैं, ये जरूरी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम पे ये क्या होगी? प्रेजेंट होनी चाहिए, तब क्या होगा? फायर लगेगी, फायर होगा।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फायर ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, फायर ट्राइंगल, जिसमें आप देखोगे कि एक साइड हमको O2 मिलेगा, एक साइड टेम्परेचर मिलेगा, और एक साइड क्या होता है, हीट, अरे सॉरी, एक साइड क्या होगा हमारा, फ्यूल। अगर ये तीनों साथ में होंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, फायर ट्राइंगल। ऑक्सीजन होगा, दूसरा हमारा होगा हीट, और तीसरा क्या होगा हमारा, फ्यूल। ये तीनों प्रेजेंट होंगे तो क्या होगी, फायर शो करेगा, फायर लगेगी, और इसी को हम बोलते हैं फायर ट्राइंगल। आर फ्रिक्वेंटली रिफर टू एज द फायर ट्राइंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, फायर ट्राइंगल। उसके बाद एक्सटिंग्विशिंग अ फायर, मतलब हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या क्या यूज करते हैं, अ फायर कैन बी एक्सटिंग्नाइज्ड बाय यूजिंग अ वाटर। हम वाटर का यूज करके हम क्या करते हैं, फायर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि आप वाटर का यूज पर्टिकुलर हर जगह नहीं कर सकते। पर्टिकुलर कई जगहों पे आप वाटर का यूज करते हो, कई जगह पे आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, तो आप देखोगे कि अगर आप कहीं पे अगर आग लगी है पेट्रोल या डीजल की वजह से, तो ये कंडीशन में आप पेट्रोल वाटर का यूज नहीं कर सकते। आप फायर को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप वाटर का यूज नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि हमने ये चैप्टर में पढ़ा है, आई थिंक कोल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो वाटर होता है हमारा और पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल क्या होता है हमारा, हल्का होता है, वेट में क्या होता है, हल्का होता है। तो वो क्या होता है, जो हमारा है वो ऊपर की साइड रहता है। जैसे कि ये हमारा आग लगी, समझो ये पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, और यहाँ पे अगर आग लगी, आप वाटर डाल रहे हो, तो वाटर क्या होगा, नीचे की साइड बैठ जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो वेट में ज्यादा होगा, तो नीचे के सरफेस पे बैठ जाएगा, और जो पेट्रोल है ये हमारा ऊपर ही रहेगा, और आग जो है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। आग जो है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, मतलब वाटर से आप जो पेट्रोल या डीजल वाली, ऑयल वाली जो आग है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑयल और वाटर अपने हमेशा एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं। तो आग जो होगी वो कंटिन्यूस रहेगी, क्योंकि जो हमारा ऑयल है, हमारा जो पेट्रोल है, वो ऊपर के साइड रहेगा, और ऊपर के साइड फ्लोट करता रहेगा, और आग को कंटिन्यू क्या करवाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर को यहाँ पे यूज नहीं करते। साथ ही साथ आप देखोगे कि जब अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगती है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल जगहों पे इलेक्ट्रिक कोई सामान में अगर आग लगती है, ऐसा होता है, उसी भी कंडीशन में आप वाटर का यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, इसलिए क्योंकि शॉर्ट सर्किट्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस क्या होता है कि अगर आप वाटर का यूज करते हो तो करंट लग सकता है। हो सकता है कि जो ये आग बुझा रहा है, जो इंसान है जो आग बुझाता है, उसको भी करंट लगने की या डेथ तक होने की पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती है। इसलिए आप क्या करोगे, However, there are certain cases where the use of the water could be dangerous, या आप डेंजरस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए वाटर का यूज हम देखते हैं कि हम लकड़ी को बुझाने के लिए वाटर का यूज करते हैं। और आप जैसे पेपर वेपर ऐसा कुछ जलता है, उस टाइम पे आप देखोगे कि आप क्या करोगे, वाटर का यूज करोगे। बट इन केस ऑफ द पेट्रोल और इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप क्या करोगे, वाटर का यूज नहीं करोगे। उसके बाद देखो क्या है, एज अ रिजल्ट वाटर फॉर्म्स अ लेयर्स बीनीथ देम एंड सब्सटेंस कंटिन्यूज टू बर्निंग। वही जो मैंने बोला कि बीनीथ देम मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं, हम पेट्रोल और डीजल के बारे में बोल रहे हैं, या फिर ऑयल के बारे में बोल रहे हैं। उस कंडीशन में वाटर क्या होगा, नीचे की साइड बैठ जाएगा, और सब्सटेंस जो वो कंटिन्यूस क्या करेगा, बर्निंग शो करेगा। उसके बाद देखो दूसरा क्या है हमारा, वाटर शुड नॉट बी poured ओवर द बर्निंग पेट्रोल, केरोसिन और द डीजल। उसके बाद दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सॉरी, वाटर शुड नॉट बी पोर्ड ओवर द इलेक्ट्रिकल फायर्स। जैसे मैंने वही बोला कि करंट लग सकता है, इंसान की शायद डेथ भी हो सकती है, या फिर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट्स भी हो सकते हैं। तो वो कंडीशन में भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम वाटर का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद देखो, अब हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर प्रिकॉशंस, फायर सेफ्टी एंड फ्लेम के बारे में हम देखेंगे अब। ठीक है, तो अभी तक हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबशन के बारे में देखा। अब हम फ्लेम के बारे में और फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, टू कंपोनेंट्स, टू कॉमन टाइप ऑफ दी टू कॉमन टाइप्स ऑफ फायर्स एग्जीक्यूशंस आर, कौन से हैं जिससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, एंड दूसरा क्या है हमारा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इन दोनों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ फायर। फायर के कंट्रोल में हम इन दोनों को यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कैसे करते हैं। Carbon dioxide fire extinguishers consist of the carbon dioxide filled under the high pressure in the cylinders। आप सिलेंडर्स में देखोगे इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली पोर किया होता है, कंप्रेस करके उसको भरा हुआ होता है, और इसको हम एज अ फायर कंट्रोल में क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो देखो कैसे, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हम क्यों बोलते हैं एक्सीलेंट सोर्स। देखो, being heavier than the air, carbon dioxide settle down and cut off the supply of oxygen। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है फायर के लिए,
तो अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दोगे तो क्या होगा, क्या होगा, फायर रुक जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करता है और जो सराउंडिंग होती है उसके उसके लिए वो क्या करता है, ऐसे ब्लैंकेट के जैसा काम करता है, सबको कवर अप कर देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करता है, कट करता है। और ऐसे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ द CO2 इज दैट इट इज द इन द मोस्ट केस इट डज नॉट हार्म टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी ये क्या करता है, हार्म नहीं करता है। दूसरा देखो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन में क्या है, देखो सोडा में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली जो हमारा दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये क्या होते हैं दोनों, जब हम इसको क्या करवाते हैं, दोनों जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। देखो समझो क्या होता है कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। जब व्हेन द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड द टू सब्सटेंसेस कम इनटू द कांटेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उससे ये क्या जनरेट करते हैं, हमारा CO2 को जनरेट करते हैं एंड द प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करते हैं, कट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, फायर के लिए प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या लेंगे हम, फायर ना हो, बर्निंग ना हो, ये चीज के लिए हम क्या लेंगे, कंबशंस ना हो। तो डू नॉट थ्रो द बर्निंग मैचस्टिक इन दी प्रीमाइसेस ऑफ, हम पेट्रोल की जगहों पे हम मैचस्टिक माचिस जो होती है मैचस्टिक उसको नहीं डालेंगे। ऐसे ही कहीं भी जो बर्निंग प्लेस होते हैं, कुछ भी ऐसा जो फ्यूल रखा हो वहाँ पे हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा केयर करेंगे कि हम माचिस ना वहाँ पे रखें, या फिर कोई भी ऐसा लाइटर वाइटर ऐसा इक्विपमेंट जिससे इजीली आग को जो हम वो हमारा पेट्रोल कैच करे, ये सारी चीजों को हम वहाँ पे थ्रो नहीं करेंगे। उसके बाद देखो दूसरा यही सेम चीज हमको कहाँ पे ध्यान रखना है, हमारे ये जो होता है फायर क्रैकर्स, उस पे भी ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ जो हम हमारे जो LPG गैस को हम स्टोर करके रखते हैं, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को स्टोर करते हैं, वहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा केयर करते हैं कि कोई भी ऐसा अननेसेसरी हम जो ये लाइटर्स है, माचिस है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे इजीली ये हमारे फ्यूल्स जो है आग को कैच कर ले, फायर को कैच कर ले, उसको हम थ्रो नहीं करेंगे। उसके बाद यही सेम चीज हम किसके लिए देखते हैं, हम देखते हैं फॉर द, ये हम लोग जो स्टोर करके रखते हैं, अम्यूनिटेशन ऑफ डिपोट्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज को जो फ्यूल्स है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे कि हम कोई भी ऐसी चीजों को वहाँ पे ना डालें, ना थ्रो करें, जिससे क्या हो, आग पकड़े, आग केच हो, फायर केच हो। केयर शुड बी टेकन वाइल प्लेसिंग अ बर्निंग कैंडल इन द हाउस एट द टाइम ऑफ पावर फेलियर। जब हमारे घरों में लाइट जाती है तब भी हमको ध्यान रखना होता है कि हम कैंडल को ऐसी जगह के पे प्लेस करें कि वो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास ना आए, कोई फ्यूल के पास ना आए, उससे आग ना पकड़ ले। ठीक है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद डू नॉट थ्रो द बर्निंग सिगारेट नियर द फॉरेस्ट एरिया, वरना क्या होगी, फॉरेस्ट में आग लगने की संभावना होगी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमने क्या देखा, अभी तक हमने डिस्कस किया अबाउट कंबशन। कंबशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंबशन देखे, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कंबशंस देखी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का सेकेंड टॉपिक विच इज दी फ्लेम। क्या है, फ्लेम। तो हम फ्लेम के बारे में देखते हैं। A flame is a region where is the visible gaseous part of the fire it produced during the chemical reaction called the combustion. Combustion of fuel take place, मतलब जो आप कंबशन करते हो, कंबशन की जो प्रोसेस होती है उस टाइम पे जो गेशियस पार्ट होता है, जो विजिबल गेशियस पार्ट होता है जिससे फ्लेम जो बनती है, दिखती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम। उसी को जो वो जो डिजाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ से विजिबल गेशियस पार्ट दिखता है कंबशन की प्रोसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। द कलर ऑफ फ्लेम इज डिपेंड ऑन, फ्लेम के अलग अलग कलर हो सकते हैं, लाइक ब्लू कलर होता है, येलोइश कलर होता है, येलोइश से थोड़ा सा रेडिश के बीच में भी कलर होते हैं। तो जो फ्लेम होते हैं कलर के ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कि किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, डिपेंड करते हैं ये हमारे नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे, मतलब कैसा सब्सटेंस बर्न कर रहा है उस पर भी डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ ये डिपेंड करते हैं हमारे अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल, मतलब कितना ऑक्सीजन का सप्लाई। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा होगा तो दूसरी टाइप की फ्लेम मिलेगी, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो उस टाइप की फ्लेम मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे, किस टाइप का सब्सटेंस बर्न कर रहा है और एयर की अवेलेबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो, अ येलो फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड इज द ल्यूमिनस फ्लेम, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं, एज इट इमिट्स अ लॉट ऑफ लाइट। येलो फ्लेम जो है, ये देखो आप इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि येलो फ्लेम है। येलो फ्लेम क्या करता है, येलो फ्लेम जो है वो एक हम देखेंगे कि ल्यूमिनस फ्लेम उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लॉट्स ऑफ लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, यानी प्रोड्यूस करता है। उसी के बाद आप देखो
येलो फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब अगर कंबशन कंप्लीट नहीं होता है, अनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब कंप्लीट अगर अच्छा खासा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, अनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऐसी कंडीशन में जो फ्लेम जनरेट होती है वो होती है हमारी जो कंबशन होता है वो होता है इनकम्प्लीट कंबशन, और उससे जो फ्लेम मिलती है वो होती है हमारी येलो फ्लेम। तो देखो इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है। What is incomplete combustion? In this type of the combustion take place in the inadequate amount of oxygen. Inadequate amount of oxygen होगा तो incomplete combustion होगा, जिसमें येलो फ्लेम मिलेगी, और क्या होगा, इसको हम ल्यूमिनस भी बोलते हैं, ल्यूमिनस भी बोलते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ द, अब देखो, इट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, येलो फ्लेम बनती है, तो उससे हमको क्या मिलता है, कार्बन मोनोक्साइड मिलता है, सूट पार्टिकल्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, हीट एंड लाइट मिलता है। अब सूट पार्टिकल क्या होता है, soot is the mass of impure carbon particles, impure mass of carbon particle resulting from the incomplete combustion of the hydrocarbon। अगर हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो येलो फ्लेम जो मिलती है, ल्यूमिनस फ्लेम इसको हम जो जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें सूट पार्टिकल मिलते हैं। और जो सूट पार्टिकल है वो मेनली क्या है, इम्प्योर कार्बन पार्टिकल्स है, जो हमें किससे मिलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन से मिलते हैं। The results in the formation of carbon यहाँ सॉरी ये हो गया हमारा द ब्लू फ्लेम। अब हमने दो फ्लेम देखी, येलो फ्लेम एंड ब्लू फ्लेम। येलो फ्लेम क्या था, ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड बनता है, सूट बनता है, वाटर बनता है, हीट बनता है, लाइट बनता है। सूट हमने क्या देखा, सूट देखा कि क्या है, जब कार्बन के जो पार्टिकल है, इनकम्प्लीट जो कार्बन पार्टिकल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। उसके बाद अब ब्लू फ्लेम, दूसरी फ्लेम कौन सी है, ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम एज इट इमिट्स द वेरी लिटल लाइट। ये क्या करती है, लाइट जो होती है, कम लाइट को प्रोड्यूस करती है, इसको हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बनती है, द ब्लू फ्लेम इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन से की वजह से ब्लू फ्लेम बनती है। और कंप्लीट कंबशन कम होता है जब ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, एडिक्यूट होता है, मतलब कि फुल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है, तो ऐसा कंबशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। दिस टाइप ऑफ कंबशन टेक प्लेस इन द एडिक्यूट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। उसके बाद देखो, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है, वाटर बनाता है, हीट एंड लाइट को जनरेट करता है। अब जोन ऑफ फ्लेम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, जोन ऑफ फ्लेम। अ कैंडल, जैसे कि आपने कैंडल देखी है, ये कैंडल है, तो ये क्या है, कैंडल में कैंडल बर्न कर रही है, तो ये क्या दे रही है, फ्लेम बना रही है। ये फ्लेम के अलग अलग जोन्स होते हैं, तो हम ये जोन्स को डिस्कस कर रहे हैं मेनली। द कैंडल फ्लेम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, हाई अमाउंट ऑफ है, लो अमाउंट ऑफ है, या फिर मीडियम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके हिसाब से ये जो हमारी फ्लेम है, इसको हम मेनली 3 इसमें जोन्स में क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। देखो कैसे, ये हमारा है आउटर जोन। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे होता है ये, देखो। ये हमारा, पहले हम एक फ्लेम बनाते हैं, ये है हमारी फ्लेम, ठीक है। अब इसमें हमारा सबसे पहले जो बाहर का हिस्सा होता है, ये वाला, ये क्या है, आउटर जोन। ये क्या है, हमारा आउटर जोन ऑफ फ्लेम, ठीक है। ये जो है, ये इसमें है ना, इस पिक्चर में आपको समझ में आएगा, लेकिन इतना क्लियर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको एक थोड़ा सा ब्रॉड बना के आपको बताती हूँ कि ये क्या है, हमारा आउटर जोन है, ठीक है। ये सबसे जो बाहर का हिस्सा है, ये हमारा आउटर जोन है। उसके बाद देखो, ये क्या है, हमारा मिडल जोन। ये क्या है, मिडल जोन, जो कैसा होता है, येलोइश। तो ये आउटर जोन हुआ, मिडल जोन हुआ। और इनर जोन जो होता है हमारा, वो कहाँ होता है, ये क्या है, हमारा इनर जोन, ठीक है। ये 3 अलग अलग जोन है, आउटर जोन, इनर जोन एंड मिडल जोन। ये जो ब्लू वाला है, ये क्या है, हमारा आउटर जोन। ये ब्लू एंड येलो एंड ब्लैक जो मैंने बनाया है, ये कलर इसी हिसाब से बनाया है कि आउटर जोन क्या होता है, ब्लू, मिडल जोन येलो होता है, और अंदर का जो होता है वो ब्लैकिश होता है। और ये क्या है, हमारा मिडल जोन। और अंदर का जो सबसे अंदर है, वो क्या है, हमारा इनर जोन, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखो, सबसे पहले क्या है, हमारा मिडल जोन। तो ये मैंने फ्लेम बनाया, वो देख देख लेना आप एक बार। ये क्या है, पिक्चर है फ्लेम का, आउटर जोन, मिडल जोन एंड दी इनर जोन, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप,
सबसे पहले है ये आउटर जोन है सबसे बाहर वाला, फिर ये येलोइश मिडल जोन है, और उसके बाद आप देखोगे क्या है हमारा इनर जोन। तो आउटर जोन क्या है, ब्लू कलर का है, नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस क्यों है, क्योंकि ये हमारा आउटर जोन क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, जहाँ पे क्या होगा आप देखोगे कि अगर ये ब्लू कलर शो कर रहा है मतलब कंप्लीट कंबूजन है, कंबशन है, कंप्लीट कंबशन है, इसका मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके बाद आप मिडल जोन में देखोगे तो क्या है, ल्यूमिनस है, येलो है, येलो है, इसका मतलब क्या है, ये इनकम्प्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कैसा है, कम है। उसके बाद जो इनर जोन है ये क्या है हमारा, ब्लैक है, इनर जोन क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है, अब हम आउटर जोन के बारे में बात करते हैं कि आउटर जोन क्या है और कैसे बना है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो आउटर जोन होता है वो क्या होता है, सबसे हॉट होता है फ्लेम का। उसके बाद दिस जोन द वैक्स वेपर्स हैव द इनफ ऑक्सीजन टू बर्न कंप्लीटली। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ये कैसा होता है, इनफ होता है, इसीलिए क्या होती है, ब्लू लाइट होती है, और इसी को हम इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं। उसके बाद देखो द जोन इज इमिट वेरी लिटिल लाइट, यहाँ पे लाइट इतना नहीं दिखेगा आपको। उसके बाद हम मिडल जोन के बारे में देखते हैं। मिडल जोन क्या है, ये हमारा मिडल जोन है, ठीक है, जो येलोइश है वो मिडल जोन है। इट इज द लेस हॉट देन द आउटर जोन। ये आउटर जोन क्या होगा, लेस हॉट होगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द लो ऑक्सीजन सप्लाई इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द वैक्स वेपर्स अकर एंड प्रोड्यूसिंग द कार्बन पार्टिकल्स एंड द कार्बन मोनोक्साइड। येलोइश है, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट है। ल्यूमिनस है, इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो क्या है, कम है, इसी वजह से वो कार्बन के पार्टिकल सूट पार्टिकल्स बनाता है। ठीक है, और ये क्या है, जोन इज इमिट दी मोस्ट लाइट। यहाँ पे क्या दिखेगी आपको, ब्राइट लाइट दिख रही है, मोस्ट लाइट दिखती है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा है सबसे अंदर का जोन क्या है, इनर जोन, वो कैसा है हमारा, ब्लैक है। तो इनर जोन ब्लैक क्यों है भाई, वो देखो, इट इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। आप देखोगे आउटर क्या था, सबसे ज्यादा हॉट था, वहां पे कंबशन कैसा हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था, ऑक्सीजन कैसा था, फुल था। मिडल उससे थोड़ा सा कम हॉट था, वहां पे कैसा था, इनकम्प्लीट कंबशन था, लाइट ब्राइट थी। और उसके बाद इनकम्प्लीट क्यों था, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था वो तो कैसा था, कम था। उसके बाद ये जो हमारा इनर वाला है ये क्या है, हमारा कूलेस्ट पार्ट है, कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है। क्यों, दिस जोन वैक्स वेपर रिमेन अनबर्न। यहाँ पे क्या होता है, ये अनबर्न रहते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये क्या है, नो अवेलेबल, ऑक्सीजन की जो अवेबिलिटी है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। इसकी वजह से ये पार्ट जो है अनबर्न रहता है, और इसकी वजह से ये बर्न नहीं होता है, इसलिए सबसे क्या होता है, कूलेस्ट पार्ट होता है। दिस जोन इज द कंप्लीटली डार्क एंड इमिट्स नो लाइट। इसकी यहाँ पे क्या होती है, कोई लाइट्स को ये प्रोड्यूस नहीं करता है। अब हम देखते हैं कंबशंस ऑफ वैक्स कैंडल, उसकी एक एक्टिविटी को देखते हैं हम। इफ यू ऑब्जर्व अ कैंडल फ्लेम क्लोजली यू विल नोटिस द फॉलोइंग। आपने क्या देखा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया है एक फ्लेम को, तो ये देखो आप एक फ्लेम को देख रहे हो, द वीक बर्न्स एंड स्टेन्ड इन द पूल ऑफ लिक्विड वैक्स। ये लिक्विड वैक्स के पूल में हमारी जो वीक है ये खड़ी है, और ये क्या हो रही है, ये बर्न करती है, ये वीक है और ये क्या कर रही है, बर्न कर रही है। उसके बाद देयर इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द अनबर्न वीक बिटवीन द फ्लेम एंड द लिक्विड वैक्स। लिक्विड वैक्स के बीच में और ये फ्लेम के बीच में हमारी जो ये क्या है, अनबर्न वीक प्रेजेंट होती है। द लिक्विड वैक्स इज ट्रैप्ड इन द कप ऑफ सॉलिड वैक्स। लिक्विड वैक्स क्या है, सॉलिड वैक्स के इसमें ट्रैप्ड होता है। द लिक्विड और द सॉलिड वैक्स नेवर कैचेस द फायर। मतलब ये क्या हो रहा है कि हमारी जो ये लिक्विड वैक्स होती है, या फिर आप देखोगे जो सॉलिड वैक्स होती है, ये फायर को कैच नहीं करती है, इससे फायर नहीं लगती है कैंडल में। तो कैंडल में फायर लगती किससे है, क्या होता है जो फायर फ्लेम को जनरेट करता है, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। द लिक्विड एंड द सॉलिड वैक्स नेवर कैचेस द फायर। वो कभी फायर को कैच नहीं करता है। तो आप देखो क्या होता है फिर इसमें, to prove that when a candle burns it is the wax vapors। क्या होते हैं, वैक्स की जो वेपर, जब आप इसको बर्न करते हो तो वेपर्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, बर्न करते हैं, नॉट द लिक्विड वैक्स। लिक्विड वैक्स बर्न नहीं करता। अब आप देखो क्या करोगे, लाइट द कैंडल यूजिंग द मैच। मैच स्टिक के यूज से आप क्या करोगे, इस कैंडल को जलाओगे, जला दिया। उसके बाद क्या होगा, ये बर्न करेगी। अब इसको आप बुझा दो, ब्लो द कैंडल, ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल को बुझा दो। फिर आप क्या देखोगे, ये क्या निकला, स्मोक निकला। क्या निकला, वेपर निकला, स्मोक निकला। अब आप क्या करोगे, इमीडिएटली ब्रिंग अ इग्नाइट लाइटर नियर द स्मोक। ये जो स्मोक निकली यहाँ पे आप लाइटर लेके आओ, इसको आप जलाओ, तो ये क्या करेगी, जलेगी। ये क्या करेगी, जलेगी, जली। उसके बाद क्या होगा, इफ द फ्लेम फ्रॉम द लाइटर रीइग्नाइट्स द विक। अब ये क्या करती है, ये फ्लेम जो होती है यहाँ से, ये जो फ्लेम, द फ्लेम फ्रॉम द लाइटर रीइग्नाइट्स द विक। अब ये क्या करेगी, आपने ये फ्लेम को जला, इसको जलाया, स्मोक को, यहाँ पे आई फ्लेम,
यहाँ पे फ्लेम आई, अब ये फ्लेम क्या करेगी, यहाँ पे से ये जो हमारी वीक निकली है इसको फिर से रीइग्नाइट करेगी, यानी कि फिर से क्या कराएगी, जलाएगी। इसका मतलब आपने क्या देखा है, जो हमारा लिक्विड वेक्स है या फिर सॉलिड वेक्स है ये नहीं जलता है, लेकिन क्या जलता है, हमारी जो स्मोक है ये जलती है और ये फिर से रीइग्नाइट करती है हमारी वेक्स को। इससे कंक्लूजन क्या निकाला हमने, when a candle is a lit, मतलब उसको आप लाइटर लगाते हो, it is the wax vapors that burns, not the liquid wax। liquid wax नहीं जलता, लेकिन जो वेपर होती है वो क्या करती है, वो बर्न करती है। अब आप दूसरा देखो, दूसरा क्या है एक्टिविटी, टू प्रूव दैट द मिडल जोन ल्यूमिनस ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेन्स द अनबर्न पार्टिकल ऑफ द कार्बन। आप देखोगे जो मिडल जोन था हमारा, जो ल्यूमिनस था, जो येलो कलर की लाइट दे रहा था, जहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट था वो कम था, वो क्या करता है, अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ द कार्बन रखता है। वो देखते हैं अब हम, उसको देखते हैं कि वो उसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक कैंडल को बर्न करवाओगे, एक कैंडल को आपने बर्न करवाया, फ्लेम को जनरेट करवाया। नाउ इंट्रोड्यूस अ क्लियर ग्लास स्लाइड इनटू द फ्लेम। अब आप एक ग्लास स्लाइड को लेके आओ और फ्लेम पे रखो, फ्लेम पे इंट्रोड्यूस करवाओ। लगभग 40 सेकंड के आसपास आप ये स्लाइड्स को क्या करो, होल्ड करके रखो। होल्ड द स्लाइड इन द सेम पोजीशन अबाउट 40 सेकंड्स। 40 सेकंड्स तक आप क्या करोगे, स्लाइड है इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे होल्ड करके रखोगे, फ्लेम पे लगा के रखोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे, रिमूव इट एंड ऑब्जर्व केयरफुली। आफ्टर 40 सेकेंड्स आप क्या करोगे, इसको रिमूव करेंगे और ऑब्जर्व करोगे केयरफुली। तो आप क्या देखोगे, आपने ये स्लाइड लिया, ऑब्जर्व कर, अब इसको ऑब्जर्व करो। तो आपने क्या देखा, a circular grayish black ring formed on the glass slide due to the unburned carbon particles in the middle zone of the carbon flame। कार्बन फ्लेम आपने क्या देखा कि जो हमारा साइड का ये जो है यहाँ पे आप ग्रेइश पेचेस देखोगे, ग्रेइश जो रिंग है वो देखने मिलेगा। ये क्यों देखने मिला, क्योंकि ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स की वजह से, जो मिडल जोन में जो अनबर्न कार्बन के जो पार्टिकल्स थे उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक रिंग सा स्ट्रक्चर दिखेगा, ग्रे कलर का सर्कुलर रिंग स्ट्रक्चर। उसी के बाद आप देखो, देर इज नो डिपोजिशन इन द मिडल ऑफ द रिंग। यहाँ पे आप मिडल में आपको कुछ भी ब्लैकिश स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, कोई रिंग सा स्ट्रक्चर या फिर कार्बन पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल्स इन द इनर जोन ऑफ द फ्लेम। इनर जोन तो था हमारा, ये मिडल जोन की वजह से, तो हम क्या देख रहे हैं, मतलब कि ये जो हमारा ब्लैक स्ट्रक्चर दिखा है, रिंग बना, ये किसलिए बना है, मिडल जोन में जो कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल, उसकी वजह से हमको ये बना है जोन। और ये जो जोन बना है ये इनर जोन की वजह से बना है। तो इनर जोन में जो बर्न पार्टिकल्स थे सारे, कोई कार्बन पार्टिकल्स पड़े ही नहीं थे, वो क्या हो रहा था, कंप्लीट इन बन रह रहा था, ठीक है ना। तो इनर जोन में जो था डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल्स इन द इनर जोन ऑफ द फ्लेम। इसकी वजह से ये क्या हुआ, यहाँ पे कोई डिपोजिशन आपको नहीं दिखा। तो यही इससे हमने क्या किया, प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि मिडल जोन है उसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेन्स द अनबर्न कार्बन पार्टिकल। ये हमारा क्या हुआ, कंक्लूजन। उसके बाद अब थर्ड एक्टिविटी हम क्या देखते हैं, टू प्रूव दैट आउटर जोन जो नॉन ल्यूमिनस था, जो क्या कर रहा था, नॉन ल्यूमिनस था, जो कंप्लीटली बर्न कर रहा था, जो हॉट पार्ट था और जिसमें ब्लू कलर की फ्लेम दिख रही थी, वो क्या है, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है। इसको आप देखो कि हमने ये बोला तो सही कि ये हॉटेस्ट पार्ट है, ब्लू फ्लेम जनरेट करता है, कंप्लीट कंबशन करता है, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे एडिक्वेट होता है, इसलिए ये बर्न कर पाता है। तो आप देखो कि ये हॉटेस्ट पार्ट क्यों है, ये हमको प्रूव करना है। तो आप देखो, अब हम क्या करेंगे, टेक टू लाइटन कैंडल्स। हम क्या करेंगे, दो कैंडल को लाइट करेंगे, जली हुई कैंडल्स लेंगे। तो अब हम क्या करवाएंगे, ये हमने कॉपर के क्या लिए, वायर्स लिए, कॉपर लिया, उसको हम क्या करवाएंगे, इंट्रोड्यूस द वन रोड इन द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड अदर इन द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। आप एक को क्या करोगे, ल्यूमिनस पार्ट में डालोगे, यानी कि किस में डालोगे, मिडल जोन में डालोगे, है ना। और दूसरे को आप क्या डालोगे, नॉन ल्यूमिनस में डालोगे, मतलब आउटर पार्ट में क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करवाओगे ये कॉपर के जो हमने रोड्स लिए है या वायर्स लिए है, उसको रोड्स लिए है उसको। अब देखो क्या होता है कि आपने ये क्या करवाया, इसको नॉन ल्यूमिनस यानी आउटर जोन में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इस वाले को आप क्या करवाओगे, मिडल पार्ट में, यानी ये हमारा जो ल्यूमिनस पार्ट है, मिडल जोन, इसमें इंट्रोड्यूस करवाओगे। अब देखो दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखता है उसको देखो। अब इसको आपको 30 सेकंड के लिए क्या करना है, होल्ड करके रखना है सेम पोजीशन पे। उसके बाद देखो, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला जो रोड है, आप देखो ये क्या हो रहा है, रेड होते जा रहा है।
we'll notice that the copper rod gets the red hot in the non luminous part. जब non luminous part यानी आउटर पार्ट में आप इसको जब इंट्रोड्यूस करवाते हो तो हमारा जो रोड है ये कैसा हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है, यानी एकदम गर्म हो जा रहा है, गर्म होकर लाल हो जा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये ब्लैक रहता है। क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा, अरे सॉरी, द कोपर रोड गेट्स ब्लैकेंड इन द ल्यूमिनस पार्ट। यहाँ पे क्या होगा, ये ल्यूमिनस पार्ट में ब्लैकेंड होगा, लेकिन आप इसको जब आउटर पार्ट में नॉन ल्यूमिनस पार्ट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, एकदम हॉट होते जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आउटर पार्ट वो कैसा है, हॉटेस्ट है। इसकी वजह से अगर आपने कोपर रोड को वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या हो गया, गर्म होके हॉट हो गया, रेड हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लैकिश रहा है, ब्लैकेंड रहा है, ठीक है। तो ये होगा हुआ डिफरेंस। इससे हम क्या देखते हैं, इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला है, द आउटर मोस्ट द नॉन ल्यूमिनस जोन इज द ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन। इसकी वजह से हमारा ये जो रोड है ये क्या हो गया है, रेड हो गया है। एक और एक्टिविटी देखते हैं, टेक द लाइट एंड कैंडल। मतलब एक हमने कैंडल लिया, अब हमने क्या किया, व्हेन द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज एब्सोल्युटली स्टेडी, जब ये एकदम स्टेडी होगा, सीधी होगी इसकी फ्लेम, तब हम क्या करेंगे, थीन ग्लास का ट्यूब जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थीन ग्लास ट्यूब इन द डार्क जोन और द इनर जोन के अंदर हम क्या करवाएंगे, इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा ग्लास का रोड है। उसके बाद ऑब्जर्व केयरफुली, अब इसको हम देखेंगे तो आप क्या देखोगे कि यू विल नोटिस दैट द ग्लास ट्यूब इज फील्ड विद द ग्रेइश व्हाइट वेपर्स। यहाँ पे से वेपर्स निकलती दिख रही है आपको, दिख रही है। तो ये क्या होगा, अगर हमने इनर जोन में इसको इंट्रोड्यूस करवाया है तो ये ग्लास के रोड में से वेपर निकलेगी एंड विच विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्लास। ये दूसरी ग्लास की जो दूसरी साइड है उससे बाहर निकलती हुई आपको दिखेगी। नाउ द ब्रिंग द बर्निंग मैचस्टिक्स नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। यहाँ पे आप क्या लाओगे, एक बर्निंग मैचस्टिक को लेके आओगे, जलती हुई माचिस को लाओगे और यहाँ पे इसको बर्न करवाओगे। अब देखो क्या होता है, you will observe that the vapor catches the fire and burn with the flame as the that candle flame। मतलब आप क्या देखोगे कि यहाँ हमने क्या करा, सिंपल से समझो फिर से, कि हमने एक कैंडल लिया, उसको बर्न करी हुई लाइटन जो कैंडल थी उसको लिया, उसमें हमने एक रोड के ग्लास रोड को डाला, इनर पार्ट में डाला, उसके जो इनर पार्ट था वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया, वहां से क्या हुई, वेपर निकलने लगी। वेपर उसकी वन साइड से गई और दूसरी साइड तक निकलने लगी। वहां पे हमने क्या किया, एक मैचिक लिया, जलती हुई मैचिस ली, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, आग लगाई। यहाँ पे क्या किया, रोड का जो दूसरा साइड था उस पे हम उसको हमने बर्न किया। आप क्या देखोगे कि वहां भी एक फ्लेम जनरेट होने लगेगी, यानी वेपर बर्न करने लगेगी। इससे क्या पता चलता है कि जैसे ये फ्लेम बर्न कर रही थी, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, आप फ्लेम दिखेगी और ये बर्न करने लगेगा। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि वेपर जो है, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, द वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। कि जो वैक्स की जो वेपर्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर मोस्ट जो पार्ट होता है फ्लेम का उसमें प्रेजेंट होती है। और जो वेपर होती है वो क्या करती है, बर्न करती है। जो हमारा लिक्विड वैक्स या फिर सॉलिड वैक्स जो होता है वो बर्न नहीं करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे फ्यूल्स के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, हमारे फ्यूल्स के बारे में देखेंगे, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ फ्यूल्स देखेंगे एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, अबाउट हमने देखा कंबशन के बारे में और फ्लेम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में देखा। अब हम देखेंगे डिफरेंट फ्यूल्स एंड उसकी कैलोरीफिक वैल्यू और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। अब फ्यूल, substances that produce the heat and light energy and on burning are called as the fuel। जिसको हम जिसको हम बर्न करते हैं तो वो हीट बनाते हैं या लाइट बनाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फ्यूल भी बोलते हैं और उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस भी बोलते हैं, जैसे आपने पहले देखा। उसके बाद देखा जैसे हम फ्यूल का यूज कैसे करते हैं हमारी डेली लाइफ में। फ्यूल हमारे लिए एक एसेंशियल सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, जैसे हम उसको एज ए कुकिंग के लिए यूज करते हैं, लाइक वुड हो गया, कोयला हो गया, एलपीजी हो गया, आजकल सीएनजी हो गया है। फिर उसको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, पावर पैनल में यूज करते हैं। उसके बाद आप ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल एंड डीजल का हम यूज करते हैं, हीटिंग के लिए हम एलपीजी का यूज करते हैं। तो वैसे ही आप देखोगे हमारी डे टू डे लाइफ में यार ये जो हमारे फ्यूल्स हैं ये कितने ज्यादा एसेंशियल है। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज द सॉलिड फ्यूल्स। तो मतलब सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड में आप देखोगे कि कौन से होते हैं, हमारे वुड यूज्ड फॉर द कुकिंग, आपने देखा है लकड़ियों को कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। कोल देखा है आपने, तो कोल कैसा होगा, वो भी एक होता है सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद आप देखो जो फ्यूल लिक्विड स्टेट में होते हैं एट द रूम टेम्परेचर उसको हम बोलते हैं लिक्विड फ्यूल। उसके एग्जांपल में आप देखो क्या होता है, हमारा केरोसिन होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, ये सारे क्या है, लिक्विड फ्यूल्स है। उसके बाद देखो गैसियस फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स में हमारा नेचुरल गैस, कंप्रेस गैस, सीएनजी गैस, ये क्या हुआ हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं। सीएनजी इज यूज्ड एज दी फ्यूल्स इन दी ऑटो रिक्शास, ये क्या है, एक हमारा नेचुरल गैस है, फ्यूल्स है इन द गैसियस फॉर्म।
अब हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करता है तो एक पर्टिकुलर हीट को वो जनरेट करता है। मतलब क्या करता है, वो एक हीट बनाता है। हर एक सब्सटेंस की जो हीट जो होती है जनरेट करने की, जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब एक हीट जो सब्सटेंस बनाता है, वो हर एक सब्सटेंस की हीट जो है वो अलग अलग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सब्सटेंस बर्न करेगा, सब सब्सटेंस जो बर्न करेंगे सेम अमाउंट ऑफ हीट को वो जनरेट करे, नहीं। 1 kg ऑफ, जैसे कि तो क्या होगा, दे आर प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, नहीं। तो आप देखोगे कि हर एक सब्सटेंस की अपनी एक हीट जनरेट करने की क्या होगी, वैल्यू होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो आप देखो मतलब क्या है, 1 kg ऑफ कोल को आप बर्न करोगे। एक एग्जाम्पल लो, 1 kg ऑफ कोल को बर्न करो, या फिर 1 kg ऑफ काउल डोंग को आप क्या करो, जब बर्न करते हो तो क्या वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेंगे, नहीं। तो हर एक जो सब्सटेंस होता है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करता है। तो 1 kg ऑफ कोल एंड 1 kg ऑफ काउ डंग आर बर्न विच प्रोड्यूस दी मोर एनर्जी। कौन ज्यादा एनर्जी बनाएगा, तो जो ये किस पे डिपेंड करता है, कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। आर दे प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, डेफिनेटली नॉट। इट डिपेंड्स ऑन द कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब हर एक सब्सटेंस की अपनी जो वैल्यू होगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी, हीट जनरेट करने की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। अलग अलग अमाउंट में वो हीट जनरेट करेंगे। तो कौन कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कैलोरीफिक वैल्यू पे। हर एक जो सब्सटेंस है उसकी अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू होगी। जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा, जिसकी कम होगी वो हीट कम जनरेट करेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम सब्सटेंस को अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं। देखो, कैलोरीफिक वैल्यू इज अ फ्यूल is defined as the amount of heat produced in 1 kilojoules when the 1 kg of fuel is completely burned। 1 kg ऑफ फ्यूल को आप कंप्लीटली जब बर्न करोगे, जब जलाओगे, तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा, जितना हीट उसमें बनेगा, तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक। उस सब्सटेंस की हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल्स। उसको हम किस में बोलेंगे, किलो जूल्स में बोलेंगे। जब आप 1 kg ऑफ सब्सटेंस को क्या करोगे, कंप्लीटली बर्न करोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। अब हम यहाँ पे आपको अलग अलग फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यूज दी है, उसको देखो। लाइक काउ डंग केक, काउ डंग केक की है कितनी है, 6,000 से 8,000 के अराउंड। उसके बाद वुड की क्या है, 17,000 से 22,000 के अराउंड। कोल की 25 से 33,000 एंड सो ऑन। उस यहाँ पे आप देखोगे जो हमारी ये है एलपीजी है, 55,000 के अराउंड, 55,000 के अराउंड उसकी क्या है, हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है। उसके बाद सीएनजी की देखो आप कितनी है, 50,000 के अराउंड हमारी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये जब सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो ये इतना हाई अमाउंट ऑफ हीट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, बर्निंग ऑफ द फ्यूल लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अगर आप फ्यूल को कंटिन्यूस बर्न करते हो, ज्यादा अमाउंट में बर्न करते हो, तो ये क्या करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को जनरेट करते हैं। जैसे कि द इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए ये भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। द कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जैसे कि कार्बन जिसमें प्रेजेंट है, वैसे अगर आप सब्सटेंस को आप बर्न करवाते हो, जैसे कि आप वुड को, कोल को, पेट्रोलियम को, इसको बर्न करवाओगे, तो कार्बन के पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, ज्यादा जनरेट होंगे। उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारे कार्बन के पार्टिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारे एयर में वो स्प्रेड होकर और एयर का पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। These fine particles are dangerous for the dangerous pollutant causing the respiratory disease such as the asthma। ये हमको क्या करता है, हमारे लंग डिजीज कोज करते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज को भी कोज करते हैं। जैसे कि क्या है हमारा एक अस्थमा। ये भी क्या होता है, ये अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो पॉल्यूटेंट्स हमारे एयर में जब स्प्रेड होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें ये डिजीज कोज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन यानी किससे देखा था हमने, इनकम्प्लीट कंबशन, जो अनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में जो कंबशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स द कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। इट इज वेरी पॉइजनस गैस। इट इज द डेंजरस टू द बर्न कोल इन द क्लोज रूम। मतलब ये जो हमारा ये है क्या बोलते हो आप, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। अगर किसी एक रूम में आप अगर कोयले को कोल को बर्न होता हुआ छोड़ दो, अगर आप उस रूम को पैक कर दोगे, तो क्या होगा, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा बहुत सारा। और ये इतना ज्यादा क्या होता है, पॉइजनस होता है या हार्मफुल आप बोल दो, कि एक इंसान अगर उस रूम में रहता है और वो रूम बंद हो जाता है, तो हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से उस इंसान की डेथ तक भी हो सकती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल द प्रेजेंस।
स्लीपिंग इन दैट रूम, उस रूम के अंदर अगर कोई इंसान सो जाता है, रह जाता है और वो रूम पैक हो जाता है, तो ये गैस की वजह से उस इंसान की डेथ तक भी पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द combustion of the most fuel release the carbon dioxide in the environment, increase the concentration of carbon dioxide in the air is believed to causes the global warming। ज्यादातर जो हम फ्यूल्स का यूज करते हैं उसको हम कंटिन्यूस बर्निंग करते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में इंक्रीज होता है, हमारे अर्थ पे इंक्रीज हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, कि धीरे धीरे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। नॉर्मल टेम्परेचर से जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ने लगा है। ये इसका रीजन मेनली आप देखोगे तो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ अदर गैसेस है जो किसकी वजह से हो रहे हैं, ये पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। burning of the coal and the diesel releases the sulfur dioxide gas, it is the extremely suffocating। जो आप कोल को बर्न करते हो, डीजल को बर्न करते हो, तो उससे क्या होता है कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और ये क्या होता है, सफोकेटिंग होता है। प्लस उसके बाद आप देखोगे कि मोर एवर द पेट्रोल इंजिन्स गिव ऑफ द गैसियस ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस भी उससे रिलीज होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं पेट्रोल को बर्न करने से। उसको क्या एज अ फ्यूल हम अगर कंटिन्यूस यूज करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या होता है कि ज्यादा एयर में मिक्स होता है। एंड ऑक्साइड ऑफ दिस सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन द रेन वाटर, तो ये जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है और नाइट्रोजन है ये क्या करेंगे, हमारी जो रेन है इसके साथ क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, उसके साथ घुल के क्या करेंगे, ये इन द फॉर्म ऑफ एसिड, एसिड के फॉर्म में ये क्या करेंगे, रेन करेंगे। मतलब ये हमारी रेन के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं और बनाते हैं एसिड रेन। और इट इज द वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग एंड सॉइल। तो ये हमारे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, ये हमारी रेन के साथ मिक्सअप होकर एसिड रेन करते हैं और ये हमारे क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग के लिए भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। The use of the diesel and petrol as fuel in the automobile is being replaced by the CNG, compressed natural gas, because CNG produces the harmful product in very small amount. CNG is the cleaner fuel। ये हमने आगे डिस्कस किया है हमारे कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में भी कि CNG को आप देखते हो कि कितना आज के टाइम पे उसको हम एज अ गुड फ्यूल हम बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है, लेस पॉल्यूटेंट है, इजी टू हैंडल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं आजकल, डीजल और पेट्रोल के सब्सटीट्यूट में हम किसको यूज करते हैं, सीएनजी को यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल आप रिक्शोज में, आजकल रिक्शास में देखोगे कि आप क्या होता है, सीएनजी का आप यूज करते हैं उसमें। आजकल हम क्या कर रहे हैं, एलपीजी इसको डीजल एंड पेट्रोल को रिप्लेस कर रहे हैं इससे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज चैप्टर। और अब हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो हमारा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।